बड़ा अपडेट दे दे। बहराइच हिंसा के आरोपी सलमान की तलाश में जुटी है एसटीएफ की 4 टीमें इस वक्त सलमान की तलाश कर रही हैं। आरोपी सलमान के नेपाल भागने की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो बहराइच में एक बार बवाल मचा, हिंसा हुई, उसके बाद जो आरोपी जिसने गोली चलाई, उसके बाद आरोपी की अब पहचान हो रही है और आरोपी सलमान के नेपाल भागने की भी खबरें सामने आ रही हैं। इसके लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है। एसटीएफ की टीम, जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया है, 4 टीमें लगाई गई हैं सलमान की तलाश में, आरोपी सलमान की तलाश में। और बताया ये जा रहा है कि लोकेशन नेपाल भी हो सकती है। नेपाल भागने की खबरें सामने आई हैं आरोपी सलमान के। और विपिन और ज्यादा जानकारी आरोपी के बारे में दे रहे हैं। विपिन, 4 टीमें एसटीएफ की गठित की गई हैं जो अलग अलग लोकेशन को ट्रेस कर रही हैं। आरोपी सलमान के बारे में क्या कुछ जानकारी इस वक्त पुलिस को मिल पाई है? देखिए, सलमान उस शख्स का बेटा है अब्दुल हमीद, जिसके घर पे ये हिंसा की शुरुआत हुई थी। और कल रात से, परसों रात से, यानी 13 तारीख की रात से हिंसा के बाद से सलमान का कोई भी पता नहीं है। इसी वजह से कल से छापेमारी की जा रही है। बहराइच के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की जा रही है और सलमान की तलाश में कई टीमों को लगाया गया है। सूत्र बताते हैं कि एसटीएफ को भी अब इन्वॉल्व कर लिया गया है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में और लगभग 4 टीमें एसटीएफ की तरफ से बहराइच और आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही है। पुलिस को और एसटीएफ को शक है कि यहां से जो रुपेंडिया बॉर्डर पड़ता है, नेपाल का बॉर्डर, वो बहुत ज्यादा करीब है। ऐसे में इसका फायदा उठाते हुए सलमान इंडिया छोड़कर नेपाल में दाखिल हो चुका है। इसीलिए एसटीएफ ऑपरेशन चला रही है और सलमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहती है ताकि पूरी घटना की ब्यौरा उससे हासिल किया जा सके कि कैसे कैसे क्या हुआ था, किसने गोली चलाई, बंदूक कहां से आई, किन परिस्थितियों में मारा गया, कौन कौन उसके साथ शामिल था। ये सब कुछ सलमान की गिरफ्तारी के बाद जानने को मिलेगा। और सलमान की गिरफ्तारी कल तक नहीं हुई थी, इसी बात से पब्लिक नाराज थी, पब्लिक सड़कों पर उतरी, हिंसा की और बहराइच को दंगों की आग में झुलसाया गया। निधि, बताइए। विपिन, मैं आऊंगी आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। तो जिस तरह से विपिन अपडेट इस वक्त दे रहे हैं कि हालात ठीक हैं, इस वक्त शांति की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन तनाव अभी भी पसरा हुआ है, इसलिए पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं और आरोपी सलमान की तलाश हो रही है। आपको बता दें कि यूपी के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद प्रशासन तेजी से हालात पर काबू पाने में जुटा है। बहराइच में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हुआ है इस वक्त और गोरखपुर जोन की जो पुलिस ने बहराइच में मोर्चा संभाल रखा है। उपद्रवियों और अराजक तत्वों की तलाश तेज कर दी गई है। जिन लोगों ने भी हमला किया, जिन लोगों ने भी आग लगाई गई, उनकी पहचान की जा रही है। हालांकि कल इसी इलाके में भीड़ ने जबरदस्त हिंसा की थी, लेकिन भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है। इस वजह से उपद्रवियों की पहचान इस वक्त की जा रही है कि कौन कौन लोग इसमें इस हिंसा में शामिल थे। 13 अक्टूबर को बहराइच के महाराजगंज इलाके में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान जो हिंसा हुई थी, उसके बाद 14 अक्टूबर को भी दिन में उसी इलाके में हिंसा हुई जहां 13 तारीख को हिंसा हुई। इस वक्त हमारी मौजूदगी महाराजगंज के उसी मेन मार्केट में है जहां पर 13 तारीख को हिंसा की शुरुआत हुई थी और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हिंसा के बाद अब पुलिस डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया गया है। फिलहाल इस पूरे इलाके में, आगे तक आपको लिए चलेंगे, इस पूरे इलाके में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है क्योंकि फोर्सेस को बढ़ाया गया है। ऐसा सरकार की तरफ से डाटा जारी करके बताया गया है कि ना सिर्फ पीएसी, पुलिस, सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती बड़ी संख्या में यहां पर की गई है और उन इलाकों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां कल दिन में हिंसा हुई थी। ये देखिए, ये वो इलाका है जहां पर बाइकें जलाई गई, बाइकों को तोड़ा गया, दुकानों को तोड़ा गया, बाहर दुकानों के बाहर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको नुकसान पहुंचाया गया और अब भी हालात वैसे तनावग्रस्त बने हुए हैं। हालांकि पुलिस डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है इस इलाके में, इसलिए किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ मीडिया और पुलिस कर्मियों को यहां पर आने जाने की इजाजत है। ये वो इलाके हैं जहां पर आग लगाए गए थे और इन्हीं दुकानों में लूट की गई थी। ये एक लोहा और स्टील का दुकान है जहां पर इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। कैसे इसका शटर तोड़ा गया, इसके बाहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ा गया और लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। और ये वो इलाके हैं कल जहां जिस ई रिक्शा में आग लगाने की तस्वीरें आपने देखी थी, ये वो सब है। ये पूरा इलाका अभी आप देखिए सन्नाटा छाया हुआ, अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है। धारा 144 लागू है। 2 से ज्यादा लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। यही वो इलाका है जहां कल दिन भर लगभग दोपहर तक भारी हिंसा रही, हजारों लोगों का जमावड़ा रहा, पुलिस की मौजूदगी में हिंसा होते रही। उसके बाद देर शाम जब मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला, लखनऊ से अधिकारियों की टीम भेजी गई, आसपास के जोन से पुलिस बुलाई गई, उसके बाद अब जाकर हालात समान हुए हैं। फिलहाल इन पूरे इलाके में आप देखेंगे सन्नाटा छाया हुआ, दुकान हो, मकान हो, घर हो, सबके दरवाजों पर ताला लगा हुआ है और कोई भी
अब फिलहाल यहां पर अपनी दुकानों को खोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। इस इलाके में किसी को आने जाने की भी मनाही है और इसी तरह के ताले आप देखेंगे हर दुकान, हर मकान के बाहर लटका हुआ है। पुलिस बल यहां पर तैनात है, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और ये वो पूरा इलाका है जहां 13 तारीख से लगातार हिंसा हो रही थी। 14 तारीख को भी हिंसा हुई, 15 तारीख को माहौल थोड़ा शांत नजर आ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिव इस इलाके में पुलिस नजर आ रही है। फिलहाल की अगर बात करें तो रामगोपाल मिश्रा जो पीड़ित परिवार में है, जिस शख्स की मौत हुई थी, उसका परिवार मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लखनऊ रवाना हो चुका है। दोपहर तकरीबन 11 बजे के आसपास उस परिवार की मुलाकात होगी और परिवार और आसपास के इलाके लोग यही चाहते हैं कि जिस तरह की हिंसा हुई, जिस तरह से उसका रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई, इस पूरे मामले में पुलिस कड़ा एक्शन ले, कड़ी कार्रवाई ले। फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 4 लोगों के नामजद और 6 लोगों के अज्ञात खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कल की हिंसा में 30 उपद्रवियों को भी गिरफ्तार किया गया है और पुलिस आगे जांच कर रही है और चप्पे पर नजर रख रही है और लगातार उपद्रवियों की धरपकड़ अब पूरे बहराइच में तेज कर दी गई है। तो विपिन चौबे ने रिपोर्ट भेजी, आपने देखी एक रिपोर्ट, एक और रिपोर्ट दिखाते हैं जहां अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं, पुलिस के अधिकारी। देखिए रिपोर्ट। राजगंज इलाके में 13 तारीख को जहां पर हिंसा हुई, हम इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। 14 तारीख को दिन में भी यहां पर हिंसा हुई थी और उसके बाद लखनऊ से लेकर तमाम अधिकारियों को एक्टिव किया गया और फिलहाल हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। यहीं से हिंसा की शुरुआत हुई थी, ये पहला घर देखेंगे और सुबह से ही अधिकारियों का आना जाना इस इलाके में तेज है। इस वक्त आप देख सकते हैं डीएम मोनिका रानी उसी मौके पर खड़ी हैं तमाम पुलिस बलों के साथ और पुलिस की गाड़ियों का काफिला आप यहां से वहां तक देख सकते हैं। लगातार इस पूरे इलाके में कॉम्बिंग की जा रही है और मार्च किया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि दोबारा से हिंसा ना भड़कने पाए। कल जिस तरह से हिंसा हुई थी, ये माना जा रहा था कि पुलिस का फेल्योर है, परसों भी पुलिस के इंतजाम नहीं थे, इसीलिए इस पूरे मामले में कई बड़े एक्शन लिए गए हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं उसी घर के ठीक बाहर आपको बहराइच की डीएम नजर आएंगे जो अधिकारियों को निर्देश दे रही हैं और भारी सुरक्षा के बीच इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि दोबारा से बहराइच में आग ना भड़कने पाए। और इस वक्त जो हालात है फिलहाल सामान्य नजर आ रहे हैं। यही वो इलाका है जहां पर 13 तारीख को हिंसा की शुरुआत हुई थी और यहां से वहां तक देखेंगे इसी तरह से पुलिस लगातार इस पूरे इलाके में मार्च कर रही है और इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की किसी भी तरीके से अब बहराइच सुलगना नहीं चाहिए, बहराइच को जलना नहीं चाहिए। और ये पूरा इलाका है आप देख सकते हैं जहां पर हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी और उसके बाद हालात को सामान्य बनाने की कोशिश है। जी हां, महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा। आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है जिसमें तारीखों का ऐलान किया जाएगा। आज दोपहर 3:30 बजे यह पता चल जाएगा कि झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव कब होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, झारखंड की 81 सीटों पर तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो आज झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। पूरा कार्यक्रम जो है वो सामने आएगा। चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है और 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी को खत्म हो रहा है अगले साल। और आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। और चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले जेएमएम ने बड़ा आरोप लगा दिया है। बीजेपी को चुनावी घोषणा की पहले से जानकारी थी, ये कहा है जेएमएम ने। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है चुनाव आयोग, बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है जेएमएम पार्टी ने। हेमंता बिस्वा शर्मा ने पहले बताया चुनाव की घोषणा होगी और कैसे बीजेपी को पहले पता लग जाता है, ये सवाल पूछा गया है जेएमएम की तरफ से। आज इलेक्शन का घोषणा होना है और इसकी जानकारी कल ही भाजपा नेताओं को हो जाती है। बहुत गंभीर विषय है। क्या भाजपा नेताओं के इशारे पर आयोग काम करता है? हेमंता बिस्वा शर्मा जी का एक बाइट है कल, उन्होंने बोलते बोलते ये बोल दिया कि कल तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी। बड़ा अजीब लगता है। इस कदर किसी आयोग को कठपुतली बना के रखना गंभीर बात। जैसे घोषणा होगी उसके बाद मैं समझता हूँ बहुत जल्द इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और बैठक आपको भी जानकारी दी जाएगी और उसके पश्चात हम लोग घोषणा कर देंगे कि कौन से सीट पर, माने हमारे अलाइज पार्टनर कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।
तो देखिए, अब से 3.25 घंटे बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर ऑपोजिशन हमलावर नजर आ रहा है। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिए हैं। लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है। हरियाणा के नतीजों के बाद यह संशय और ज्यादा बढ़ा है, यह कहा है कांग्रेस ने। महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार गुजरात के चरणों में है। जनता महाराष्ट्र सरकार की सही जगह दिखाएगी, यह कहा है कांग्रेस ने। महाराष्ट्र की जनता इस चुनाव को इंतजार में थी, क्योंकि इस सरकार ने महाराष्ट्र के स्वाभिमान को गुजरात के चरणों में सर झुकाकर अर्पण किया था। यह सरकार महाराष्ट्र के नेता के भरोसे नहीं तो गुजरात के इंस्ट्रक्शन से काम करती थी, गुजरात के सूचना के अनुसार काम करती थी। इन लोगों ने जितने सारे उद्योग है पूरा गुजरात को देकर अपनी स्वामी निष्ठा सिद्ध की है। तो ये महाराष्ट्र के धर्म को डुबाने वाले, महाराष्ट्र के धर्म के साथ गद्दारी करने वाले ऐसी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए जनता इंतजार में बैठी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इनको इनकी जगह महाराष्ट्र की जनता दिखाएगी। हम चुनाव के लिए तैयार हैं। और इस बीच तारीखों के ऐलान से पहले ईवीएम पर मुख्य चुनाव आयोग का बयान भी आ गया है। ईवीएम को लेकर जो सवाल लगातार खड़े किए जा रहे थे, ईवीएम पर सवाल का जवाब जनता देती है, ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया ईवीएम 100% तक सही है। इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कहा गया है आज फिर सवाल उठेगा तो जवाब फिर देंगे, ये कहा गया इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से। आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है हमने, कमीशन ने, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तिथियों के बारे में, शेड्यूल के बारे में। तो उसमें आप आइए, वहीं सब चीजें आपको बताएंगे। सवाल का जवाब पब्लिक देती है। वोटिंग में परसेंटेज और वोटिंग में पार्टिसिपेट करके पब्लिक जवाब देती है सवाल का। जहां तक ईवीएम्स और इन सब का प्रश्न है, वो 100% फुल प्रूफ है, मैं कई बार बता चुका हूँ। फिर आज अगर ये प्रश्न उठेगा तो फिर बताएंगे वहां पर। तो 100% फुल प्रूफ बताया जा रहा है ईवीएम को चुनाव आयोग की तरफ से एक बार फिर। और जो सीसी हैं उनकी तरफ से यह कहा गया है कि ऐसा इससे पहले भी हम कई बार बता चुके हैं और अब तो ईवीएम पर जब सवाल उठते हैं तो जवाब देश की जनता ही देती है। हमारे साथ इस वक्त हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं, उनका हम रुख करेंगे। एक तो आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं और झारखंड चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होना है, रूपेश कुमार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आमोद, हम ये देख रहे हैं कि एक बार फिर चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और इस बार मौजूदा जो वजह नजर आ रही है, सबसे पहली वो वजह बनी है हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, जिसमें उन्होंने कह दिया था कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। ऑपोजिशन उसे भी मुद्दा बना रहा है, कह रहा है कि देखिए बीजेपी को तो सब पहले से पता होता है। देखिए सबसे मुख्य बात इसमें यह है कि जब भी चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसके लिए 3 दिनों का वो मोहलत लेता है और 3 दिन उसके फिक्स होते हैं। चुनाव आयोग 15, 16 और 17 3 डेट रखा हुआ था, तो इसमें एक सहज प्रक्रिया होती है कि नेता बता देते हैं कि 15, 16, 17 में से किसी एक दिन होगा। अगर स्पेसिफिक ढंग से 15 को कहा जा रहा है तो निश्चित तौर पे ये विवाद का विषय होता है और पहले भी एक बार बीजेपी IT सेल के अध्यक्ष द्वारा कहा गया था और उसको लेकर विवाद हुआ था। लेकिन ये एक स्मार्ट गेस के तौर पे भी माना जा सकता है क्योंकि चुनाव आयोग इसमें बहुत ही सतर्कता बरतता है और उसकी कोशिश होती है कि एक डेट कभी ना खुले। और उसके लिए यहाँ तक मैं आपको बताऊं समीर कि चुनाव आयोग जो वेन्यू बुक करता है वो भी 3 से 4 जगह बुक करता है। विज्ञान भवन करता है, रंगमहल आकाशवाणी करता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब करता है, इस तरह से करता है ताकि कोई वेन्यू भी ना खुले।
उसके तरफ से गोपनीयता बरती जाती है, लेकिन स्मार्ट गैस अगर कोई लगा कर बोलता है तो इसको लेकर विवाद होता ही होता है। और इस बार भी जब हेमंत बिस्व शर्मा ने अगर बोला है तो ये बात निश्चित तौर पे विवादों के घेरे में आएगी। जहां तक बात ईवीएम को लेकर है, ईवीएम को लेकर लगातार प्रश्न उठते रहे हैं, लेकिन ये भी उतना ही सत्य है जो कि लगातार बीजेपी इस प्रश्न को उठाती रहती है कि जब कांग्रेस जीत जाती है जिस राज्य में तो वहां ईवीएम का प्रश्न नहीं उठाती है, और हारने के साथ ही वहां ईवीएम का प्रश्न उठाया जाता है। इस बार ही जैसे कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ तो जम्मू कश्मीर को लेकर ईवीएम का प्रश्न नहीं उठाया गया, जबकि हरियाणा में प्रश्न उठाया गया। तो बीजेपी की तरफ से ये सीधा सीधा कहा जाता है कि कांग्रेस अपने हिसाब से देखती है कि कहाँ बोलना चाहिए ईवीएम पर और कहाँ नहीं बोलना चाहिए। समीर, बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं इस पर अब देखना होगा कि बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। बहरहाल विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि पहले से बीजेपी को तारीखों की जानकारी थी। एक बड़ी खबर और फिर उसके बाद रुपेश आपके पास आ रही हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य की सियासत से जुड़ा बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे भी हल्के में लिया गया था, दाढ़ी को हल्के में मत लेना, ये उनकी तरफ से कहा गया। असं मला पण लाईटली घेतलं होतं, हलक्यामध्ये घेऊ नका दाढीला। दाढीने तुमची महाविकास आघाडी खड्ड्यात घालण्याचं काम केलं आहे आणि चालू सरकार टांगा पलटी घोडे फरार। त्याला डेअरिंग लागते, त्याला धाडस लागतं, त्याला जिगर लागते। रजनीश भी हमारे साथ मौजूद हैं। झारखंड के मुद्दे पर हम रुपेश के पास भी चलेंगे, लेकिन पहले रजनीश के पास चलते हैं। रजनीश, हम लगातार प्रतिक्रियाएं सामने रख रहे हैं, लेकिन इंतजार सभी को आज दोपहर 3:30 बजे का है। लेकिन कितने चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात हो या झारखंड की बात हो, किन किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा? देखिए, महाराष्ट्र की बात करें तो पिछला विधानसभा चुनाव और उससे पिछला विधानसभा चुनाव 2014 और 2019 में एक ही चरण में चुनाव हुए थे, लेकिन अभी 4 महीने पहले 5 महीने पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो हमने देखा कि महाराष्ट्र कई चरणों में चुनाव हुए। 5 चरण में महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव हुए। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि कितने चरण में होंगे। अगर विधानसभा का ट्रेंड चुनाव आयोग का देखें तो ऐसा लगता है कि एक ही चरण में चुनाव कराया जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के ट्रेंड पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि चुनाव एक से ज़्यादा चरण में हो सकते हैं, क्योंकि 288 विधानसभा की सीटें हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस का मूवमेंट, डिप्लॉयमेंट, कानून व्यवस्था और तमाम जो दूसरी चीज़ें हैं स्मूथ इलेक्शन कराने के लिए, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि चुनाव एक से ज़्यादा चरण में, 2 चरण में या 2 से ज़्यादा चरण में हो सकते हैं। झारखंड उस तरह का पीसफुल इलेक्शन नहीं होता है। झारखंड में वहाँ पर छिटपुट घटनाएं भी होती रहती हैं, चुनाव के दौरान हिंसा की खबरें आती हैं, तो ऐसा हो सकता है कि झारखंड में भी चुनाव जो है वो एक से ज़्यादा या 2 या 3 चरण में चुनाव हो सकते हैं। बिल्कुल, कितने चरणों में चुनाव कराए जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। आज जो पूरा कार्यक्रम है वो चुनाव आयोग की तरफ से साझा किया जाना है और वक्त काफी कम बचा है। कुछ ही घंटे बाद 3:30 बजे दोपहर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। और झारखंड का आपने जिक्र किया, जहां पर 81 सीटों पर चुनाव होने हैं। झारखंड में चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। कैसे, सुनिए जरा। अरे कितना जनता को ठगेंगे भाई। अरे उनको 2500 करना तो भाई 3 महीना से जो दिया तो उस समय उनको देना चाहिए था। तो जनता समझ रही है, और उस कैबिनेट के निर्णय का क्या उनके ऊपर कैसे भरोसा करेगा, जब झारखंड की विधानसभा में 2020 के बजट सत्र में हम लोगों ने उनका प्रस्ताव पारित किया है, साथ दिया है। हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी तैयारी को देखते हुए घबराहट में लिया गया ये फैसला है, क्योंकि लोग जानते हैं कि जब जो लोग 2100 देने की बात कर रहे थे, माँ बहनों को जब 2500 रुपये देने की बात हो गई तो उसको कैसे जल्दी से जल्दी रोका जाए, और उसका सहारा चुनाव आयोग बन रहा है। तो हम समझते हैं कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और हर स्थिति परिस्थिति का मुकाबला बढ़िया से करेंगे। और रुपेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, ये बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों की तरफ से की गई बयानबाजी बता रही है कि चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होना है, लेकिन उससे पहले म्यानों से तलवारें, सियासी तलवारें निकल चुकी हैं।
जी हाँ, देखिए बिल्कुल, और तारीख का ऐलान भले अब हो रहा है, लेकिन दोनों तरफ से सियासी चाल चलने शुरू हो गए हैं। सबने अपनी तैयारियां अपने अपने स्तर पर शुरू कर दी हैं। किसके तर्कस में विपक्ष के काट के लिए कौन सा तीर है, वो तीर भी सजो लिए गए हैं। हेमंत सोरेन ने अपने कैबिनेट की आखिरी बैठक भी कर ली। उसमें जो उनकी योजनाएं हैं, उन योजनाओं की राशि बढ़ा दी गई। कई ऐसे फैसले लिए गए जो चुनावी फैसला कहा जा सकता है। उसी तरीके से अगर दूसरे खेमे में देखें तो बीजेपी ने अपनी बैठक कर ली है। सहयोगियों के साथ उनके सीट का फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला तय कर लिया गया है। बैठक कल भी रांची में हुई, आज दिल्ली में भी बैठक होगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे वो अमित शाह हों, जेपी नड्डा हों, शिवराज सिंह चौहान जो झारखंड के प्रभारी हैं, हेमंत बिश्व शर्मा जो सह प्रभारी हैं, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, ये तमाम बड़े नेता आज उम्मीदवारों के चयन से लेकर के और सहयोगियों को कितनी सीटें दी जाएं इसको लेकर के, हालांकि पहले जो घोषणा जो हेमंत बिश्व शर्मा ने की है उसके अनुसार 2 सीटें जेडीयू को देंगे और 9 से 11 सीटें। हालांकि पिछली बार अगर देखें तो आजसू को 53 सीटों पर चुनाव लड़ी थी आजसू। अब इस बार ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 9 से 11 सीटों पर ही उनको चुनाव लड़ने की गठबंधन में उनको मिलेगी जगह। ऐसे में देखना ये होगा कि एनडीए में किस तरीके से बात बनती है। प्रथम दृष्टिया एक तरह से एक सैद्धांतिक सहमति कहें या भारतीय जनता पार्टी एनडीए में किस तरह से बात बनती है, ये देखने वाली बात होगी रुपेश। और जाहिर है एक बार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो इन सारे मुद्दों पर आपसे फिर बात होगी। आमोद, जल्दी से, वक्त की थोड़ी सी कमी है क्योंकि 50 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। तो आज उन उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी चुनाव आयोग को करना है जहां तक मेरी जानकारी, और सबकी नजरें वायनाड पर भी होंगी कि वहां कब चुनाव हो रहा है क्योंकि वहां से प्रियंका गांधी कैंडिडेट हैं। राहुल गांधी इस सीट से जीते थे और सीट छोड़ दी थी। उसे लेकर क्या जानकारी है उपचुनावों को लेकर? देखिए, चुनाव आयोग जब घोषित करेगा, तिथियों का ऐलान करेगा, तो 2 राज्यों के साथ साथ 45 जो विधानसभा वैकेंट हुए हैं लोकसभा चुनाव के बाद या उससे पहले से, वहां भी चुनाव होने हैं। और साथ ही 2 लोकसभा, वायनाड समेत एक और लोकसभा है, उसका भी ऐलान आज ही होगा। अच्छा। और एक साथ ही सारे चुनाव कराए जाएंगे, ये जानकारी आ रही है। 3:30 बजे इसकी घोषणा भी हो जाएगी। समीर जी, बहुत धन्यवाद आपका आमोद जानकारी देने के लिए। इसके अलावा रूपेश आपका भी धन्यवाद और रजनीश आपका भी धन्यवाद। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में ये बहुत बड़ा अपडेट है। पुणे में हत्या की साजिश रची गई थी, जो जानकारी मिल रही है। शूटर्स को बाबा सिद्दीकी की फोटो दी गई। पुणे के प्रवीण लोनकर, शुभम लोनकर की फोटो दी गई और इसकी भूमिका की जांच हो रही है। दोनों ने शूटरों को पैसा और साजो सामान दिया। मीटिंग के लिए जगह का भी इंतजाम किया गया। तो देखिए, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एक एक करके कड़ियां जुड़ रही हैं। जो शुभम लोनकर है, जिसकी तरफ से ये सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आया था, उसके बाद ये और ज़्यादा गुत्थी उलझ गई है कि शुभम लोनकर, उसके भाई प्रवीण लोनकर की गिरफ्तारी हुई। इनकी भूमिका कितनी है और क्या इस पूरे मामले पर कैसे शूटरों को बाबा सिद्दीकी की फ़ोटो दी गई, इनके ज़रिए ये राज से पर्दाफाश करने की कोशिश हो रही है, यानी पुलिस तह तक जाने की कोशिश कर रही है। अब सवाल उठ रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर से लॉरेंस बिश्नोई ने किसको मैसेज दिया है और क्या मैसेज दिया है। 700 शूटर वाले लॉरेंस गैंग का 10 से ज्यादा राज्यों में आखिर कैसे नेटवर्क फैला हुआ है। क्या लॉरेंस बिश्नोई दूसरा दाऊद इब्राहिम बनना चाहता है, मुंबई का, मायानगरी का? क्या हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट करके लॉरेंस बिश्नोई डी कंपनी की तरह ही अंडरवर्ल्ड में अपनी धाक जमाना चाहता है? अंडरवर्ल्ड में कभी डी गैंग की दहशत थी, मुंबई में कभी दाऊद के नाम की तूती बोलती। वक्त बदला और एक नए नाम ने दाऊद की तरह ही दहशत मचानी शुरू कर दी। इस गैंग का सरगना है लॉरेंस बिश्नोई। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई की तुलना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से होने लगी है। कहा जा रहा है कि क्राइम करने का तरीका भी वही है, डी गैंग जैसा। गैंग को ऑपरेट करने का मॉडल भी वही है, दाऊद के गैंग की तरह। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी का मर्डर ठीक वैसे ही हुआ जैसे कुछ समय पहले तक दाऊद के गैंग के गुर्गे करते थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आने से एजेंसियां हैरान हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कारनामे दाऊद इब्राहिम की याद दिलाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग भी डी गैंग की राह पर चलता दिख रहा है। जो डी गैंग नहीं कर पाया, वो काम अब लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कर रहा है। बाबा सिद्दीकी का मर्डर करवाकर वो ये बताना चाहता है कि वो कहीं भी
और किसी को भी मार सकता है। वो जानते हैं दाऊद इब्राहिम और दूसरे गैंग जो है छोटा राजन वगैरह अरुण गौली, वो उतने एक्टिव नहीं है जितने पहले बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड में थे। तो एक तरफ का वैक्यूम हो गया, वैकेंसी है यहाँ पे। उसके पहले आप देखेंगे एक पैटर्न आप देखते हैं कि सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग किया, जिससे वजह से बॉलीवुड के अंदर दहशत उसने निर्माण किया है। और अभी बाबा सिद्दीकी का खुलेआम गेम करने के बाद ये साबित करना चाहते हैं कि आई एम द न्यू डॉन। लॉरेंस बिश्नोई की तुलना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से होने लगी है। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम बनना चाहता है? दरअसल लॉरेंस बिश्नोई अपनी गैंग को ठीक उसी तरह चला रहा है जिस तरह से दाऊद इब्राहिम चलाता आ रहा है। आखिर बार बार क्यों लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम को चुनौती दे रहा है? क्या इसके मायने ये हैं कि बिश्नोई और उसका क्राइम सिंडिकेट अब ये बताना चाहता है कि नया दाऊद और मुंबई का नया क्राइम किंग लॉरेंस बिश्नोई है? लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद रहकर भी ऐसे कांड कर चुका है कि उसकी तुलना दाऊद से की जाने लगी है। वो सलमान खान को मारने की धमकी कई बार दे चुका है, यहाँ तक कि लॉरेंस सलमान के घर पर फायरिंग तक करवा चुका है। कई हाई प्रोफाइल लोग लॉरेंस के निशाने पर हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, जिसे उसने कनाडा में अपने साथी गोल्डी बराड़ के जरिए अंजाम दिया। इसके बाद लॉरेंस के इशारे पर करणी सेना के अध्यक्ष सुखवीर सिंह गोगामेड़ी के मर्डर में भी लॉरेंस गैंग का हाथ बताया जाता है। किसी समय इसी तरह के हाई प्रोफाइल लोगों को डी गैंग भी अपने निशाने पर लेता था और उनकी सुपारी देता था। एनआईए की चार्जशीट से साफ पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई का सिंडिकेट पूरे देश में ठीक उसी तरह से फैला है जैसा कि 1990 के दशक में दाऊद इब्राहिम का हुआ करता था। बॉलीवुड में भी लॉरेंस बिश्नोई कई लोगों को अपना निशाना बना चुका है, जिस तरह से कभी डी कंपनी 1990 के दशक में फिल्मी सितारों को टारगेट किया करती थी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर किए गए पोस्ट में भी दाऊद इब्राहिम का जिक्र है। इसके पहले गोल्डी बराड़ ने भी दावा किया था कि मौका मिले तो उसका गैंग दाऊद इब्राहिम को मार डालेगा। तो क्या मुंबई में दहशत फैलाकर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग दाऊद के साम्राज्य पर कब्जा जमाना चाहता है? बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये बड़ा सवाल बन गया है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग महाराष्ट्र को क्यों टारगेट कर रहा है। मायानगरी यानी मुंबई के साथ अंडरवर्ल्ड का बहुत पुराना कनेक्शन रहा है। हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन मुदलियार से लेकर दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, अबू सलीम, छोटा राजा और अरुण गावली जैसे गैंगस्टर मुंबई में गैंग चलाते रहे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में तेजी से काम कर रही है और इसके नतीजे भी दिखने शुरू हो चुके हैं। देश ने सितंबर 2024 में 200 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भारत ने नया मुकाम हासिल कर लिया है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की जारी नए आंकड़ों के मुताबिक भारत में रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड बिजली उत्पादन क्षमता ने सितंबर 2024 में 200 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। आंकड़ों के मुताबिक कुल रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन 2,01,457.91 मेगावाट तक पहुंच गया है, जिसमें से 90,762 मेगावाट सोलर एनर्जी और 47,363 मेगावाट विंड एनर्जी का उत्पादन शामिल है। बिजली उत्पादन के मामले में राजस्थान 31.5 गीगावाट बिजली के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद 28.3 गीगावाट बिजली उत्पादन कर गुजरात दूसरे नंबर पर और 23.7 गीगावाट के साथ तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है और लिस्ट में कर्नाटक का नाम 22.3 गीगावाट बिजली उत्पादन के साथ चौथे स्थान पर है। दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं की संख्या बढ़ रही है। ग्लोबल स्तर पर 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को 3 गुना करने के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। 2030 तक ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 11,000 गीगावाट होनी चाहिए।